के लिए। और कॉर्पोरेट में अब हम बात करते हैं 2016 में शुरू हुए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। करीब 5,250 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। इंडिविजुअल और बिजनेस लोन देती है। इनका ज्यादातर फोकस गांव और कस्बों पर है, तो क्लियरली इंक्लूसिव बैंकिंग की तरफ इनका फोकस है। बैंक के पोर्टफोलियो में माइक्रो फाइनेंसिंग, प्रॉपर्टी लोन, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, ये सभी शामिल हैं। और अगर हम देखें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक देश के 26 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में मौजूद है, तो अच्छा खासा यहाँ पर इनका कारोबार फैला है। मार्च 2023 तक इनके पास 830 बैंकिंग आउटलेट भी बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं 21 जुलाई 2023 को ये कंपनी या बैंक लिस्ट हुई। और आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से मौजूदा ट्रेंड की हम बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से फोकस है। कंपनी के एमडी एंड सीईओ गोविंद सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हमने देखा जिस तरह से डिमांड मोमेंटम इस वक्त बन रहा है और जी। बिज़नेस आउटलुक आप कैसे देख रहे हैं सर? अब फेस्टिव सीज़न भी अराउंड द कॉर्नर है। एक तरह से ट्रैक्शन और मोमेंटम बहुत सारे सेक्टर्स में तो स्ट्रॉन्ग है, बट क्योंकि रूरल हमारी इकोनॉमी को अच्छे से डिफाइन करता है, वहाँ पर आपको डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ दिख रही है, मोमेंटम बरकरार दिख रहा है क्या सर? हाँ, अगर आप देखें कि हमारा जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया है, उसमें डिमांड का काफ़ी अच्छा मोमेंटम है एंड जो क्रेडिट ऑफटेक है, वो स्पेशली अभी जैसा आपने बोला, ये अभी ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स, अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स, तो उसमें जो डिमांड पार्ट है, वो काफ़ी काफ़ी इम्प्रूव करता है और ऐसा दिख भी रहा है कि काफ़ी इम्प्रूव करने वाला है। सो और नॉर्मली ट्रेंड भी ऐसा रहता है कि जो आपका H1 है, स्पेशली क्वार्टर 1 काफ़ी स्लो चलता है और उसके बाद बाकी के जो पीरियड रहता है, उसमें आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो वही ट्रेंड हमें इस बार भी दिख रहा है। बीट स्मॉलर टाउन्स या बीट स्मॉलर सेंटर्स, वहां पे ये ट्रेंड साफ साफ दिख रहा है। तो यूल सी कि जो ट्रेड का ग्रोथ है आने वाले समय में, स्पेशली जो अगले 7 महीने इस साल के बचे हुए, उसमें काफी अच्छा रहेगा, ये उम्मीद है। और ये अक्रॉस, इट्स नॉट ओनली फॉर उत्कर्ष बट आई थिंक अक्रॉस द इंडस्ट्री ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा। श्योर सर। हमने रिपोर्ट भी देखी आरबीआई की, जहां उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ को कहा है मॉडरेट हुई है जुलाई में टू 14.8% फ्रॉम 15.1%। इसका असर क्या दिख रहा है सर, और इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हैं और जिस तरह से ग्रोथ की आगे अनुमान भी है? तो जैसा आरबीआई ने बोला, हमें लगता है कि जो पहली शुरुआत थी इस साल की, अप्रैल से जुलाई का जो पीरियड था, उसमें क्रेडिट ग्रोथ स्लो थी। लेकिन जैसा बात कर रहे थे, ये आने वाले टाइम में पिक करेगा, पिकअप पक्का करेगा। और फॉर बैंक्स लाइक आवर्स, क्योंकि हमारा अभी पोर्टफोलियो साइज छोटा है, वी आर कंपैरेटिवली स्मॉलर बैंक दैट वे, आई थिंक हमारा जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ प्रोजेक्शंस है, वो उससे काफी काफी ऊपर रहेगा। पास में भी काफी अच्छा रहा है। लास्ट ईयर हमारा 31% का ग्रोथ है क्रेडिट का। सो एटलीस्ट उससे ऊपर तो इस बार का क्रेडिट ग्रोथ हमारा रहेगा रहेगा। सो इंडस्ट्रीज नॉर्मली हमारा क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा रहेगा क्योंकि हमारा बेस अभी छोटा है। लेकिन ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ विल इंप्रूव फ्रॉम हियर। ये इस बात की पूरी उम्मीद है इस टाइम पे। क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होगी, ये उम्मीद है आपने जैसा बताया, और आरबीआई की जो गाइडेंस है उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जो रेनफॉल का इम्पैक्ट है बहुत ही कहीं एरियाज में कम रेनफॉल हुई है, कहीं बहुत ज्यादा हुई है, तो उसकी वजह से जो एक डिस्पैरिटी है और उसका असर जो इकोनॉमी में पड़ता है, उसका आप किस तरह से इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या कोई डिसबर्समेंट्स में आपको कमी दिख रही है, या बोरोइंग में अब थोड़े से लोग रिलक्टेंट है या कॉशियस हो रहे हैं? इसका क्या आप अनुमान लगा रहे हैं? सो नॉर्मली जो हमने जब पास्ट में भी देखा, जब जब फ्लड्स होते हैं, वो ज्यादा इंपैक्ट करते हैं कि फ्लड्स में काफी डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की, पीपल गेट डिस्प्लेस्ड जहां फ्लड्स होते हैं। जब ड्रॉट होता है, तो ड्रॉट में अभी क्या हुआ है, आई मीन इट मे हैव सम इम्पैक्ट, लेकिन आप ड्रॉट में देखते हैं कि लोगों का जो इम्पैक्ट है वो काफी कम रहता है, क्योंकि आज के टाइम हमारे बहुत सारे और साधन है, इवन सिंचाई वगैरह के बहुत सारे साधन है, तो उसका इम्पैक्ट कम रहता है। ऑब्वियसली नॉर्मल मानसून इज ऑलवेज बेटर, बट उसका कोई इम्पैक्ट हमें लगता नहीं कि क्रेडिट ग्रोथ में या आने वाले समय में जो आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है रूरल सेमी अर्बन एरिया में, उसका कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड कई बेल्ट में जो कि फ्लड बहुत इम्पैक्ट करते हैं, एक्चुअली वहां फ्लड नहीं आया इस बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता था एंड जो नेगेटिव इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ ड्रॉट है, वो काफी कम रहेगा। सो देयर शुड नॉट बी एनी मेजर इम्पैक्ट इन दी रूरल एंड सेमी अर्बन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल इन सम ऑफ द प्लेसेस। वैसा दिखता नहीं हमको इस टाइम पे। तो ये तो असेसमेंट होगी रेनफॉल को लेकर। सर, रीपेमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं वहां पर स्लो डाउन देख रहे हैं, डिले देख रहे हैं? कोई डिफिकल्टी इन एग्री लोन्स दिख रही है क्या? बिकॉज आपका रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ज्यादा फोकस है। जी। सो अभी ट्रेजेक्टरी तो एक्चुअली पॉजिटिव है। अगर आप लास्ट से इसको
ट्रेंड को कंपेयर करेंगे तो इस साल की कलेक्शंस और इस साल का ओवरऑल एक्टिविटी लेवल काफी ऊपर है पिछले साल से। और जैसा आपने खुद ही बताया कि आने वाले समय में एक्टिविटी लेवल और बढ़ेगा तो फर्दर इंप्रूवमेंट आएगी। सो किसी भी तरह का क्रेडिट में कोई कमी आई हो और कलेक्शन में कोई कमी आई हो बिकॉज ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स, वैसा कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। एंड यूल सी कि जो हमारे कम ग्रोथ भी रही है पीछे, दैट विल अगेन पिक अप फ्रॉम हियर एंड ओवरऑल ग्रोथ फॉर दिस ईयर शुड बी बेटर देन प्रीवियस ईयर फॉर श्योर। मैं यही जानना चाहती हूँ सर, क्या क्वांटम ऑफ ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा फेस्टिव सीजन है तो थोड़े से आप बुलिश हैं, जो पीछे से ग्रोथ देखी उससे बेटर आप कह रहे हैं होगा, तो क्या परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपेक्ट करें ग्रोथ को? क्योंकि आप कैश इन करेंगे इस फेस्टिव सीजन में, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और ग्रोथ के नंबर्स क्या हम एक्सपेक्ट करें बाय द एंड ऑफ द ईयर सर? सो जैसे मैंने बताया था पिछले साल हमारा करीब 31% का ग्रोथ था क्रेडिट में और करीब 36% ग्रोथ हमारा डिपॉजिट्स में। तो हमारी उम्मीद है कि जो ट्रेंड भी चल रहे हैं उस तरह से अगर इस साल का देखें मार्च 24 तक की बात करें तो उससे ऊपर ही रहेगा, मतलब 34-35% के आसपास का मिनिमम ग्रोथ क्रेडिट में हम एक्सपेक्ट करते हैं एंड डिपॉजिट ग्रोथ विल बी इवन हायर देन दैट। सो मतलब अगर आप अनुमान की बात करें 34-35% के आसपास का ग्रोथ फॉर दिस ईयर इज बाउंड टू हैपन। मतलब वो कार्ड्स में है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो ग्रोथ आएगी हमारे जो करंट वर्टिकल्स है उन्हीं से आएगी, चाहे हमारा माइक्रो फाइनेंस वर्टिकल हो, बिजनेस लोन वर्टिकल हो या एमएसएमई सेगमेंट हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, व्हील्स हो या स्मॉल कॉर्पोरेट्स हो। तो हमारे एक्जिस्टिंग वर्टिकल्स हैं जो वेल सेट है, उन्हीं से सारी ग्रोथ आएगी। तो करीब 34-35% का ग्रोथ इज व्हाट वी आर एनविसाजिंग फॉर दिस ईयर। ओके, 34-35% का ग्रोथ इस बार इस ईयर के लिए आप टारगेट करें और आप कह रहे हैं कि वो मीट हो जाएगा। एनआईएम सर ये क्वार्टर में कम हुए हैं, इसका क्या वजह थी और अब आगे क्या आउटलुक है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर? जी, सो थोड़ा सा कम हुआ था क्वार्टर वन में। मेनली क्वार्टर वन में क्या होता है, खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, आपके इंक्रीमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, सैलरी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है फ्रॉम 1 अप्रैल। लेकिन जो बिजनेसेस हैं वो नॉर्मली क्वार्टर वन में स्लो रहते हैं एंड दैट वाज द ट्रेंड विद अस आल्सो। तो इसलिए निम थोड़ा सा उस टाइम कम देखते हैं, थोड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा थी लेकिन उस टाइप की ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन जैसे हमारा 9.5 9.7 के आसपास का रेंज रहता है, 10 बेसिस पॉइंट प्लस माइनस अगर अगर ये मान के चले पूरे साल का हम देखते हैं तो करीब 9.4, और वो रेंज हमें इस बार का आराम से निम इस बार का रहेगा 9.4 9.45 का निम फॉर दिस ईयर। अगर हम मार्च 24 की बात करें, वी शुड बी एबल टू अचीव विदाउट मच प्रॉब्लम। आउटलुक है सर, क्या फर्दर डिक्लाइन दिखेगा एनपीएस में इन द कमिंग क्वार्टर्स? एफवाई 24 के लिए आपने क्या टारगेट रखा है? तो एनपीए डिक्लाइन आप तो देख रहे हो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो एनपीए थे, एक्चुअली एनपीए काफी इसलिए बने कि कोविड पीरियड में एक्टिविटी लेवल कम हो गई थी, तो काफी लीगेसी वाले पोर्टफोलियो में ऐसा चैलेंज था। बट अगर आप देखें तो हमारा एनपीए लेवल हर मंथ ऑन मंथ इन परसेंटेज टर्म्स डिक्लाइन दिख रहा है उसका। और हम ये उम्मीद करते हैं कि साल के आखिर में 3% से नीचे का ग्रॉस एनपीए, और अगर नेट एनपीए बात करें तो ये शून्य के आसपास रहेगा हमारा नेट एनपीए एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग। जो हमारा 0.5 के आसपास था पिछले साल में, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट निल और मे बी आई मीन उसको हम पॉजिटिव तो मतलब नेगेटिव तो नहीं कर सकते, बट इस बार का उम्मीद करते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो एज फार एज नेट एनपीए इज कंसर्न एट द एंड ऑफ मार्च 24। ओके, फेयर इनफ। तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड आप कह रहे हैं कंटिन्यू रहेगा और टारगेट क्या है? जी, यस। आरबीआई ने सर बैंक्स को कहा है टू कीप इंक्रीमेंटल सीआरआर ऑफ 10%। इसका क्या इम्पैक्ट रहा सर? और आरबीआई का एक डिसीजन इस पे 8 सितंबर आपने सुना होगा, आरबीआई गवर्नर ने लास्ट पॉलिसी में कहा था, तब वो जी, वापस कॉल लेंगे। दो सिनेरियोज हैं ऑफ कोर्स यहाँ पर, या तो एक्सटेंशन हो जाएगी डेडलाइन की टिल नेक्स्ट पॉलिसी, या वो विड्रॉ कर लेंगे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस वक्त और उसका क्या असर रहा जो सरकार ने ये स्टेप्स लिए या रेगुलेटर ने स्टेप्स? हाँ, तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट इम्पैक्ट तो रहता है क्योंकि आपको सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। तो करीब लगभग 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का कॉस्ट बढ़ गया ड्यूरिंग दिस इंटरिम पीरियड। बट नॉर्मली बैलेंस शीट में 10 बेसिस पॉइंट का बहुत फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जो आपके यू आर कई चीजों में आप कॉस्ट को आगे पास ऑन भी कर पाते हैं। एज फार एज ट्रेंड है, देखिए कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आरबीआई विल लुक होलिस्टिकली किस तरह से चलता है, उनका जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो इस टाइम पे उनका मकसद है उसको किस तरह से वो कर पाते हैं। मेरा सेंस है कि अगर वो कंट्री भी करें मान लीजिए अगले एक क्वार्टर में या 1 से 2 महीने में भी, तो इससे बैलेंस शीट बहुत कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारी लिक्विडिटी बहुत अच्छी रही है ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड। इनफैक्ट हमारा प्लान भी है कि हम लिक्विडिटी अपनी कम रखें सो दैट जो लिक्विडिटी कॉस्ट है, जो सीआरआर कॉस्ट हमारी बढ़ भी रही है उसको हम लिक्विडिटी को कम करके उस कॉस्ट को न्यूट्रलाइज भी कर पा रहे हैं। बट ऐसी उम्मीद है कि शायद एक आध 1-2 महीने और ये रह सकता है बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी जो आरबीआई का टारगेट है वहां नहीं पहुंचा है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंटिन्यू रहेगा थोड़े टाइम समय के लिए और कह रहे हैं उसका ज़्यादा असर हो वैसे भी सकता है। बैंक्स पे नहीं है, वो अच्छा रहेगा
इनफैक्ट लिक्विडिटी सिचुएशन को देखते हुए। ऑलराइट सर, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। आपसे एक्सपेंशन प्लान्स, आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, और प्रोविजंस पर भी हम बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। एडवांस्ड वाइड रिब्ड सुपर शक्ति टीएमटी बार हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हम बात कर रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि हाल ही में लिस्ट हुआ, बहुत बढ़िया लिस्टिंग भी रही। कंपनी के एमडी एंड सीईओ गोविंद सिंह हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, जो कंपनी और बैंक का आउटलुक बता रहे हैं, किस तरह से डिमांड ट्रेंड्स हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी पहले तो एक बार प्रोविजंस पर, मैं आपकी व्यू चाहूंगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज दिखा है प्रोविजंस पे, उसकी क्या वजह है? थोड़ा स्लो मंथ था और उसमें कुछ कलेक्शन में कहीं पे चैलेंजेस थे व्हिच वी आर ट्राइंग टू एड्रेस नाउ। तो प्रोविजन आपको पिछले साल से खैर कम है, लेकिन जितना हमें उम्मीद थी उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप लेकिन अभी देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है, कलेक्शंस के ट्रेंड है और जो ओवरऑल बिजनेस ट्रेंड्स है वो भी इंप्रूव कर रहे हैं। और दूसरा क्या था कि ग्रोथ इन क्वार्टर वन वाज जो होता था वो कम था, तो जो कि अभी पिकअप कर गया है। फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड ऑनवर्ड्स वी आर सीइंग अ गुड पिकअप इन द ग्रोथ आल्सो। सो अल्टीमेटली वी विल सी अ decline in the slippages, decline in gross NPA and must decline in net NPA for the year as a whole. पूरे साल के हिसाब से अगर देखेंगे तो वहाँ पर डिक्लाइन आप कह रहे हैं आएगा ही। सर, एक बढ़िया बात ये हुई है कि आपके स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग रहे थे। जब मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक कोई डिविडेंड बैंक ने नहीं दिया है, किसी तरह से इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का प्लान है सर? तो अभी हमारे लिए जो कैपिटल है वो बेसिकली ग्रोथ कैपिटल है। हम चाहते हैं कि इस कैपिटल को हम रीडिप्लॉय करके सो दैट वी आर एबल टू अर्न मोर फ्रॉम दैट। सो एटलीस्ट एक साल शायद हम डिविडेंड नहीं देंगे, बट अगले साल से अगले फाइनेंशियल ईयर से हम डिविडेंड देना स्टार्ट करेंगे। वी हैव बीन थ्रू आउट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी फॉर श्योर, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मे बी इस टाइम का जो पैसा है वी वांट टू रीडिप्लॉय। एनीवे, ये बोर्ड लेवल डिसीजन है, बोर्ड में भी इस बारे में चर्चा होगी कि हम इसमें डिविडेंड कितना जल्दी स्टार्ट करना है। लेकिन ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ऑन अ क्वार्टर बेसिस। So dividend is not a problem. We'll start dividend very soon. ये अच्छी बात आपने कही कि ग्रोथ की तरफ आप फोकस करेंगे, तो आई थिंक वो बेटर ही है। आई थिंक शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि कंपनी और ग्रो, बट डिविडेंड साल भर के बाद उम्मीद करें, वो आपका कहना है। एक्सपेंशन सर, और क्लियरली यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपने बताई, और आपकी जो स्ट्रेटजी होगी, अब आपको नई ज्योग्राफीज में, जब आपने लास्ट टाइम कहा था आप एंटर करेंगे टॉप 100 सिटीज में, किस तरह से अब आप प्लान कर रहे हैं अपने आप को एक्सपैंड करने का? जो ग्रोथ की बात कही है, एग्जैक्टली क्या ग्रोथ प्लान्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स होगी उसमें, और हम अगले 1-1.5 साल में क्या नंबर्स पर होंगे उसमें? सो ग्रोथ में 2-3 टाइप की ग्रोथ है। एक तो है आपका नेटवर्क कितना ग्रो करेगा। सो नेटवर्क में हमने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में करीब 250 ब्रांचेस नहीं खोली थी। तो हमारा इस बार का जो फोकस है कि उन ब्रांचेस को हम प्रॉफिटेबल बनाएं, उन ब्रांचेस का जो एक्टिविटी लेवल है या ब्रांचेस का जो बिजनेस लेवल है उसको बढ़ाएं। तो बहुत फोकस है। इस बार हम करीब 40-45 ब्रांचेस ऑलरेडी ऑलमोस्ट या तो खुल चुकी हैं, खुलने वाली हैं इस साल में। अगले 1-1.5 साल में करीब 100 से 150 ब्रांचेस हमारी और आएंगी। अगर अगले 1.5 साल का ब्यौरा समझते हैं तो ओवरऑल मार्च 23 से लेके मार्च 25 तक करीब 200 ब्रांचेस के आसपास खुलेंगी हम लोग की। दैट इज वन पार्ट। सेकंड, जो हमने ज्योग्राफी ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स एंड यूटीज में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारा आइडिया है कि इन स्टेट्स में हमारी ज्यादा ब्रांचेस हो और जो जहां पर हम ज्यादा प्रोडक्ट दे सकते हैं, हम नए प्रोडक्ट वहां लॉन्च करें, ताकि हम वहां पे जो बिजनेस एक्सपेंशन फर्दर कर सकें। उसमें ऑपेक्स भी कमाते, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वहां पे सेटअप है। सो वी आर एक्सपेंडिंग। जैसे हमें एमएसएमई है, करीब हम 80 सेंटर में है, तो उसमें हम सेंटर बढ़ा रहे हैं आज की तारीख में। हाउसिंग हम 44 सेंटर्स पे हैं, वी आर इंक्रीजिंग सेंटर फॉर दैट। व्हील्स हम करीब 21-22 सेंटर पे थे, नाउ वी आर इंक्रीजिंग मोर सेंटर्स फॉर दैट। सो क्योंकि ऑलरेडी हमारे सेंटर हैं, तो उसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारी कम आती है। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग। इसके अलावा कुछ नए प्रोडक्ट में कुछ वेरिएंट जैसे आते हैं, जैसे हम जेएलजी तो बहुत दिन से कर रहे हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। लेकिन जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के जो हमारे मैच्योर कस्टमर्स हैं, उनके लिए इंडिविजुअल लेंडिंग जो है, जो बिजनेस लोन्स है, उसमें बहुत फोकस कर रहे हैं, ताकि उसमें जो कस्टमर है वो ग्रो करें और साथ में बैंक एंड कस्टमर साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। तो भी साथ साथ हमारा चल रहा है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कर रहे हैं इस टाइम पे, वो है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ती है और तेजी से चेंज भी होती रहती है। तो हमारा एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एक चल रहा है पूरा, जिसमें हम
डेटा, पूरे आईटी के पूरे सिस्टम, पूरे प्रोसेसेस, और हमारा जो पूरे इंटरनल प्रोसेस नॉन आईटी वाले सोर्सिंग, उस सबको रीएवैल्यूएट कर रहे हैं। उसमें हो सकता है एक्सपेंशन और एक्सपेंसेस काफी हैवी भी हो सकते हैं, लेकिन वो अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देखा, अगले 3 से 5 साल का हॉराइजन के हिसाब से वी एक्सपेक्ट हमसे काफी बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग आवर कॉस्ट डाउन, ब्रिंगिंग आवर एफिशिएंसी अप, एंड ओवरऑल जो मार्जिन्स होता है इंप्रूव करने में हमें काफी मदद मिलेगा। थोड़ा कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट जरूर है, लेकिन बैंक के भविष्य के लिए उससे हमें काफी मदद मिलेगी, ये हमारा मानना है। सो ये 4-5 चीजों पे हम जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, those are happening across, in fact, all around. That is what is happening at Utkarsh right now. तो क्लियरली आप अभी एक्सपेंशन फेज में और उस पर आप पूरा जोर डाल रहे हैं। मैं एक आखिरी और क्विक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है इस वक्त, उसकी वजह से जो ज्योग्राफीज में आप पेनिट्रेट करेंगे, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी उस तरह से देख रहे हैं जहां से आपको लग रहा है डिमांड और स्ट्रांग होगी, नए प्रोडक्ट्स को आप उस हिसाब से इनोवेट करेंगे, सेगमेंट लीडरशिप कैसे लेंगे आप, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली काफी फ्रैगमेंटेड भी है और बहुत अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी है, तो आपको अपनी मार्क पहुंचाने के लिए क्या लग रहा है जो आपके लिए स्ट्रेंथ की तरह प्ले आउट होगा? जैसा आपने खुद बताया कि हम 26 स्टेट्स में, यूटीज में है, तो अक्रॉस द कंट्री में काम करते हैं, 100 टॉप सेंटर पर डिपॉजिट में काम करते हैं। लेकिन अगर मैं लेंडिंग बिजनेस की बात करूं और स्पेशली जो छोटे टिकट में काम करते हैं, जैसे 25 लाख से नीचे का टिकट है, उसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का हमारा कोर ज्योग्राफी है, वहां पर हमारा होम मार्केट हम अच्छे से जाने जाते हैं, हमारी कुछ ज्योग्राफी की समझ में बहुत अच्छी है, लेकिन क्रेडिट पेनिट्रेशन वहां अभी भी कम है। बिहार इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ ओवरऑल क्रेडिट, यूपी आप मान लीजिए करीब 4% के आसपास का है ओवरऑल क्रेडिट के हिसाब से, तो क्रेडिट का रिक्वायरमेंट वहां बहुत ज्यादा है, और वहां पे लोकल प्लेयर है, बिकॉज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ही बैंक है जिसका हेडक्वार्टर वहां पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक ही बैंक है जिसका शेड्यूल कमर्शियल बैंक का हेडक्वार्टर वहां पे है। अब नोएडा छोड़ दें, नोएडा में एक्सक्लूडिंग बिकॉज एनसीआर, तो हमारे पास बीइंग अ लोकल प्लेयर बहुत अपॉर्चुनिटी है लेंडिंग साइड में, स्मॉल टिकट में, और उसमें यील्ड भी अच्छी होती है, एंड ओवरऑल क्योंकि आप एंट्री बैरियर वहां ज्यादा रहते हैं, वहां कम प्लेयर होंगे इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड एरिया इन द कंट्री, तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही स्वीट स्पॉट है, जिस ज्योग्राफी में हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में हम काम कर रहे हैं, आने वाले 3 से 5 साल में हम काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, टॉप लाइन, इन बॉटम लाइन, एंड ओवरऑल इंपैक्ट एंगल से हम अच्छा काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर एमिंग एट ऑल। ओके ऑलराइट, तो आपकी पता चल रहा है सर कितना स्ट्रेंथ और आपको ऑप्टिमिज्म है बिजनेस को लेकर और किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके का प्रदर्शन रहा और आगे क्या है आउटलुक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। वेल, एक छोटा सा ब्रेक के बाद रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।